Brilliant. Out, for Harbhajan. 6-6 wide. 1. Brilliant. गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ नीरज वाजपेयी, मेरे सहयोगी कैप्टन। आगे बढ़ने से पहले देखें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट यानी ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है, जिसके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई और देखेंगे क्या रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक बहुत ही कमज़ोर और मिला जुला संकेत कह सकते हैं। हालांकि एशियाई बाज़ारों में थोड़ी सी फ्लैट से संकेत है, लेकिन जिस तरीके से यूएस मार्केट कल बंद हुए वो एक अजीब सा ट्रेंड है। लेकिन अगर आप एशियाई बाज़ारों में देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी मजबूती दिखेगी और इसका असर घरेलू बाजार पर दिखेगा। हैंग सेंग देखिए आप 115 है। तो ये जो मिले जुले संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कल अपना मार्केट थोड़ा कमज़ोर होकर ही बंद हुआ है। ऐसे में अनिल जी क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी और बड़ी एग्रेसिव भी आर या पार वाला मामला है। एक्चुअली हम पूरी तरह से बल्लेबाजी के मूड में उतर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि सही होगी या गलत साबित होगी, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेक्टर से ऐसा मान रहे हैं कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, चूंकि कल छुट्टी है, लंबा वीकेंड है और कुछ संकेत शॉर्ट कवरिंग के आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल एक अच्छा सेशन भारतीय बाजारों के लिए उस लिहाज से था कि एशियाई बाजारों में जितनी कमजोरी हुई हम उतना कमजोर हुए नहीं। रुपए में जितनी कमजोरी हुई उस पर हमने रिएक्शन दिया नहीं, और उसके ऊपर वीकेंड पर अगर किसी तरह का कोई एक्शन आरबीआई या सरकार की तरफ से रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए आए तो उसका इम्पैक्ट भी मंडे को शायद रुपए की मजबूती के तौर पर देखने को मिला। ये सब अंदाजे हैं, लेकिन कल जिस तरह से मिड कैप शेयरों ने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की और ट्रेडिंग स्क्रीन उतनी बुरी नहीं थी, तो हमारे सेलेक्टर्स मान रहे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि 5500 के नीचे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का, थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। और कल के सेशन के दम पर हम आज के संकेत नहीं देख रहे हैं, साफ तौर पर बताएं कि कल के सेशन के दम पर आज हम बल्लेबाजों से भरी टीम उतार रहे हैं। तो या तो रिटर्न अच्छे तोड़फोड़ आएंगे या फिर -1 होगा। आपकी क्या रणनीति है? रणनीति में बदलाव नहीं है, बिकवाली की रहेगी। और कल एसएनपी ने जिस तरीके से भारतीय बैंकों के पूरे सेक्टर को जो है इन्होंने डाउनग्रेड किया और कहा कि 18 से 24 महीने लगे रिकवर करने में, बड़े संकेत है। दूसरा, अगर आप देखें कल काफ़ी कोशिशों में, जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं कि मिड कैप में बहुत अच्छी बाउंस दिखी थी, उसके बावजूद जो है मार्केट काफ़ी कमज़ोर था। और अगर ब्रॉडर मार्केट में आप इंडेक्स देखें तो वीक था। एक दो स्टॉक थे रिलायंस और एनजीसी जिसने इंडेक्स को संभाल रखा था, अदरवाइज कमजोरी। दूसरा, अगर आप देखें बाउंस होकर पुट में 37% तक के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा, जो एक सिग्निफिकेंट सेक्टर्स मान रहे हैं कि वैसा कोई बहुत ऐसा संकेत हमारे सेक्टर्स को नहीं दिख रहा जिससे कि हम लॉन्ग की तरफ बढ़ें। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ अनिल जी, शॉर्ट से भरी टीम हमारी है। तो शुरुआत किससे करेंगे? इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए आज से भी कि आप बैंक्स पर बेरिश है और हम बैंक्स पर ही बुलिश हैं, और शुरुआत एक बैंक के साथ ही करना चाहेंगे और वो होगा ओबीसी। हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की नेगेटिव खबरों का जिक्र नीरज भी कर रहे हैं वो सारी हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं कि इकोनॉमिक को लेकर मंदी है और बैंकिंग सेक्टर के लिए कहीं कोई पॉजिटिव खबरें नहीं है। और ऐसे में हम बैंक फंडामेंटल तौर पर नहीं, लेकिन पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आज के सेशन में और सिर्फ इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वैसे वैल्यूएशंस के लिहाज से देखा जाए तो बुक वैल्यू से आधे से कम दाम पर बैंक्स मिल रहे हैं, जो अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन अब भी आउटलुक बहुत बेहतर है नहीं। तो ऐसे में सेलेक्टिवली खरीदारी करना हमारे सेक्टर का मानना है कि ठीक रहेगा। यहाँ पर कुछ आज एफआईज की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें उन्होंने बैंक्स को अपग्रेड किया है, खासतौर से कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ पर अपग्रेड होते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो बैंक्स काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं, जहाँ पर काउंटर्स में ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं और ओबीसी के नंबर्स उतने बुरे नहीं थे, तो हमें लगता है 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी का मौका यहाँ पर बन सकता है। 150 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर एक खरीदारी आप करके चलें। तो आज ओपनर के तौर पर पहला खिलाड़ी टाटा मोटर्स डीवीआर, हमारा कल का फ्री हिट खिलाड़ी, जहां पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी थी और वो शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय आपके लिए सही साबित होती हुई भी दिखी, जब टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक इंट्राडे में 4 से 5% तक के आपको रिटर्न देकर बंद हुए हैं। लेकिन बाजार बंद होते होते जो नतीजा है
नतीजे वैसे देखा जाए तो जैसा हमने कहा था कि उम्मीद से बेहद खराब रहेंगे। नंबर्स में टॉप लाइन और सेल प्रॉफिट दोनों ही लिहाज से उम्मीद से काफ़ी दूर आए हैं। आज हम खरीदारी की राय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली नतीजों को आप डिटेल में जाकर देखें तो JLR के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, मार्जिन्स काफ़ी बेहतर है और पाउंड टर्म में अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो उम्मीद से बेहतर है। जो कुछ इंडियन ऑपरेशंस के खराब नंबर्स हैं वो प्राइस में डिस्काउंटेड है और जो कुछ JLR में पॉजिटिव्स हैं वो अब बाजार आज उस पर रिएक्शन देगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो बंद होते होते स्टॉक 127 रुपये के आसपास तक पहुंचा था, लेकिन एवरेज क्लोजिंग नीचे आती हुई दिखी थी, तो आज उसे भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। हमें लगता है कि CLS सहित कई सारी ऐसी दिग्गज FIs है जिन्होंने आज टाटा मोटर्स पर अपने टारगेट अपग्रेड किए हैं। टाटा मोटर्स के लिए उन्होंने 380 का टारगेट रखा है। ऐसे में आज DVR पर फिर से खरीदारी का मौका बनता है। 129 का टारगेट, 123 के आसपास का स्टॉप लॉस। बताइए नीरज, आपके ओपनर्स? कल का जांचा परखा रनबैक्सी शॉर्ट करने की सलाह हमने कल भी दी थी और नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए जो काफ़ी कमज़ोर है। बाजार की जो उम्मीदें थी उससे बहुत ही कमज़ोर नतीजे आए। हालांकि रनबैक्सी के नतीजों को बाजार आमतौर पर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कल उस प्रिडिक्शन से भी काफ़ी वीक रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट के लिए एक बेहतर कैंडिडेट आपके पास होगा आज। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलिए, 265 का टारगेट इसमें इंट्राडे के लिए हो सकता है। अगला स्टॉक होगा मीडिया स्पेस से डिश टीवी और यहाँ पे सिलेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे उन सारी कंपनियों को पनिशमेंट मिल रहा है जहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है, जो सर्विस नहीं कर पा रहे, वहीं पे इस कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं, जो कि एक सेक्टर्स को लगता है ऐसे माहौल में ऐसी खबरें स्टॉक के लिए ठीक नहीं है और यहाँ पे एक उसकी बीटिंग हो सकती है। और कल भी ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हुआ था, जबकि आप देखें तो मिड कैप में बहुत अच्छी मजबूती दिखी थी, वहाँ पे ये स्टॉक कमज़ोर था। इससे पहले मीडिया स्पेस में मजबूती दिखी, तब भी ये स्टॉक नहीं चल पाया। शायद ये वजह ही होगी कि ऐसे माहौल में प्लेजिंग इज़ नॉट गुड थिंग। सेक्टर्स को लगता है कि आज यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली बनती दिख रही है। 45 रुपये का लक्ष्य डिश टीवी में आज आप लेके चल सकते हैं और 48-50 के आसपास स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। और अब वक्त हो रहा है यहाँ पे देखने का कि मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन है। 6 wide, 1 brilliant. फिर से भरोसा एक बैंक स्टॉक पर ही करेंगे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर, और IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल। और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छी तेजी देने के लिए तैयार है। वायदा कारोबार का स्टॉक है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे और खराब नतीजों के बाद स्टॉक पर अच्छा खासा करेक्शन हुआ, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी बेहतर थी। उनका ये मानना था कि शायद वर्स्ट समय जो है वो बैंक के लिए खत्म होता हुआ दिख रहा है और एसेट क्वालिटी को लेकर जो कुछ भी इश्यूज थे उसको देखते हुए अब बैंक्स का पूरा फोकस रिकवरी पर है। और पिछले तिमाही के नतीजों के बाद और तिमाही खत्म होने के बाद 2 बड़ी एसेट रिकवरी की है, जो कि शायद इन नतीजों में अब की तिमाही में जब आएंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात है कि इस वक्त PSU बैंक्स के लिए चूंकि एसेट क्वालिटी खराब है, NPS काफ़ी लेने पड़ रहे हैं, तो इनके बैलेंस शीट और कैपिटल पर दबाव पड़ता हुआ दिख रहा है। और जुलाई के मध्य में यहाँ पर IOB में जो सरकार ने पहले कैपिटल इन्फ्यूजन करने की बात की थी, और आप देख सकते हैं 78 रुपये और कुछ पैसे पर 78 रुपये के आसपास सरकार ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। यानी कि यहाँ इस भाव से लगभग दुगुने भाव पर सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी और वो पैसा जुलाई के मिड में आ चुका है। तो बैलेंस शीट भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखेगी और लिक्विडिटी भी शायद बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो उस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि IOB एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर आ सकती है और की जा सकती है। उस लिहाज से हम मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर इसे टीम में शामिल कर रहे हैं। हमें लगता है जैसे जैसे एसेट रिकवरी होती हुई नजर आएगी वैसे वैसे बैंक्स के लिए थोड़ा सा बेहतर समय आता हुआ दिखेगा। और चूंकि मैनेजमेंट फोकस पूरा वहीं पर कर रहा है तो उस लिहाज से आज इन शेयरों में एक अच्छा मौका खरीदारी का बन सकता है। 43 रुपये ये होगा टारगेट IOB का ऊपर की तरफ, जिसके लिए आप करें खरीदारी। 39 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। बताइए नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन है, बल्लेबाज या गेंदबाज? बल्लेबाज होगा और फार्मा का ही होगा, लेकिन कॉल उल्टी यहाँ पे लॉन्ग साइड की होगी। स्ट्राइड्स आर्कोलैब में खरीदारी की सलाह देना सेक्टर्स, उसकी 2 सिर्फ वजह। कल हालांकि अगर आपने देखा होगा स्टॉक एक समय 20% तक ऊपर गया था, उसके बाद 15-16%, 11-12% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे इसने अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन खरीदारी की वजह यह है कि 2 बड़े FIIs ने कल ओपन मार्केट से इसमें स्टेक खरीदा। सेक्टर्स को लगता है कि अगर मौजूदा भाव पे भी अगर आप इस पे लेते हैं, और चूंकि डिपेंडेबल हमने इसीलिए रखा है कि 2-4 ट्रेडिंग सेशंस तक में आपको ये बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, क्योंकि काफ़ी ऊपर के मजबूत प्राइस पे अगर मार्केट में FIIs इसमें इंटरेस्टेड हैं, बड़े प्लेयर्स ले रहे हैं, तो आपको भी इसमें एक बेट लेनी चाहिए। 830 के टारगेट के साथ स्ट्राइड्स आर्कोलैब में आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हो और 804 पे स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। अब वक्त है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर में कौन से खिलाड़ी हैं, साथ ही मेरी और अनिल जी की टीम का फ्री हिट खिलाड़ी कौन होगा।
और अब वक्त है मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स जानने का, और यहाँ पर हम 3 बल्लेबाज उतारने के बाद अब पहला गेंदबाज टीम का उतार रहे हैं, और वो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर बिकवाली का मौका अब भी बन सकता है, क्योंकि लगातार बुरी खबरें कभी भी इस स्टॉक पर आती हुई दिख सकती है। तो अगर इंटरडे के दौरान किसी वजह से टेक्निकल मूव्स आपको ऊपर की तरफ आते हुए भी दिखे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकले। कल भी आपने देखा कि जब NSCL ने अपने वेयर हाउसेस के स्टॉक्स की लिस्ट निकाली, स्टॉक में एक अच्छा उछाल आया, लेकिन जैसे उछाल आता है या तो फंड्स या फिर स्मार्ट ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी। तो बिकवाली करें, उछाल में इंतजार करें, आपको मौके भी देगा स्टॉक, लेकिन 200-210 के ऊपर जाकर टिक पाना स्टॉक के लिए अब काफी मुश्किल है। तो पोजिशनल ट्रेड करें तो उन लेवल के आसपास आप बिकवाली करें या फिर वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। बाकी एक छोटा स्टॉप लॉस 172 के आसपास का बनता है, 155 के आसपास का टारगेट रखकर FT में आज भी बिकवाली का मौका बन सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। दिक्कत एक ही कि कल 7% स्टॉक चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि हाई बीटा स्टॉक्स में खरीदारी का मौका आज के सेशन में बन सकता है अगर बाजार मजबूत रहे तो। अदरवाइज फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो 61 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है। 66 रुपए का टारगेट रखकर आप यहाँ पर तेजी की पोजिशन बना सकते हैं। JP पावर, ये भी इसी तरह का स्टॉक जो हाई बीटा है, ये भी कल 6-7% चढ़कर बंद हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर भी थोड़ी सी रिस्क उस लिहाज से ज्यादा है, लेकिन 10 रुपए 25 पैसे ये स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए, और उसके साथ ही 11 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए आज आप एक फॉलो अप बाइंग के लिए आज से खरीदारी करके चल सकते हैं। नीरज बताइए, आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स कौन से हैं? मिडिल ऑर्डर में बिकवाली जारी रहेगी और सन फार्मा पहला स्टॉक होगा, और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। सेलेक्टर्स को लगता है कि फार्मा में काफ़ी मिली जुली राय आ रही है। जहाँ पे हमने अभी आपको स्ट्राइड में लॉन्ग करने की सलाह दी, वही सन फार्मा में शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं। टेक्निकली काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है स्टॉक, और आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में इसने अच्छी खासी शॉर्ट साइड में आपको कमाई कराई होगी। सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे 515 या इवन 500 तक के टारगेट। अगर आप फ्यूचर्स के प्राइस देखेंगे तो वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 500 तक के लक्ष्य इसमें आते हुए दिख सकते हैं। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए, और 529 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। स्टेट बैंक यहाँ पे कल 4.5% तक की रैली दिखी, और जैसा कि मेरे सेक्टर्स मानते हैं कि आज एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें डेफिनेटली आनी चाहिए, और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बाउंस कल डेफिनेटली था यहाँ पे, और जिस तरीके से रुपए का मूवमेंट या बाकी चीज़ें हैं बनती हुई दिख रही हैं और कॉस्ट बढ़ती जा रही बोरिंग की, नहीं लगता कि बैंकों में बहुत सस्टेनेबल रैली रहेगी। इसलिए एक यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। 1680 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट करके चलिए। और यस बैंक, कल सेलेक्टर्स ने मेरे शॉर्ट की इसमें कॉल दी थी, आधे दिन तक इसने शॉर्ट में आपको कमाई कराई, उसके बाद ये 8% ऊपर बंद हुआ है। तो दोनों साइड में आपने हो सकता पैसा बनाया हो। आज फिर से सेलेक्टर्स मानते हैं कि इसमें शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो रैली इसने कल दिखाई है वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। एक बिल्कुल डेड कैट बाउंस वाला मामला था यहाँ पे, और यहाँ फिर से नीचे आने के पूरे संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। 280 का लक्ष्य लेते हुए यस बैंक में भी आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। और अब वक्त है फ्री हिट जानने का। IFCI, ये होगा हमारा फ्री प्लेयर लेकिन बल्लेबाज। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि यहाँ पर एक खरीदारी का बेहतरीन मौका है। और कल के सेशन में आप देखिए इंट्राडे के दौरान स्टॉक ने 10% से ज़्यादा का मूव दिया था, और बंद होते होते 4-5% ऊपर बंद हुआ। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि 4-5% की तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग है उसे ही एडजस्ट करने की कोशिश IFCI करेगा। उसके अलावा कुछ और तेजी बन सकती है। 3 बड़े ट्रिगर्स हमारे सेलेक्टर्स IFCI के लिए मानकर चल रहे हैं। पहला तो ये कि ECB के नॉर्म्स रिलैक्स करने की जो स्ट्रॉन्ग खबर है और कुछ किए भी हैं, उसका फायदा IFCI जैसे लेंडर्स को मिलता हुआ नजर आएगा, और ये हमारे सेलेक्टर्स मान रहे हैं। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर जो है वो ये कि यहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस के लिए बड़े दावेदार के तौर पर आए ही हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी है। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जो तीसरा बड़ा ट्रिगर है वो शायद IFCI के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखे, और समझा ये जा रहा है कि चूंकि सरकार को कुछ न कुछ एक सरकारी कंपनी में से बैंक लाइसेंस देने की मर्जी है, तो वो हो सकता है कि IFCI और LIC को मर्ज करके, एक LIC हाउसिंग को मर्ज करके एक इस तरह का लाइसेंस दिया जाए। अगर ऐसे डेवलपमेंट होते तो वो IFCI और LIC हाउसिंग दोनों के लिए फायदेमंद हो गए। दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है, ऐसे में इन्हें बैंक बनाने से 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेट प्रॉफिट में बचत हो सकती है, ऐसा हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये मर्जर होगा तो किस तरह से होगा और क्या रेशियो होंगे। अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि शायद 6:1, यानी कि हर 6 शेयर IFCI के, उसके सामने LIC हाउसिंग का 1 शेयर मिलता हुआ दिखे। तो ये रेशियो जो होगा IFCI के लिए फेवरेबल होगा। और नीरज जिस तरह से टीम में लगातार LIC हाउसिंग को शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं, और LIC हाउसिंग ये शॉर्ट होकर नीचे जो आ रहा है उसमें लोन्स का तो अपना
रीजन है ही नीरज, लेकिन उसके अलावा एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये रेशियो जो होगा LIC हाउसिंग के लिए फेवरेबल नहीं होगा, और उस लिहाज से LIC हाउसिंग का भाव शायद 145-150 के आसपास आकर स्टेबल होना चाहिए और IFC का भाव 24 रुपए के आसपास होना चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिनसे हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि IFCI का स्टॉक अच्छी तेजी दिखा सकता है, लेकिन हाई बीटा स्टॉक है, बाजार के मूड के साथ बड़ी स्विंग्स भी दिखाता है। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड न करें, थोड़ा दूर है लेकिन 20 रुपए के आसपास का 22.50 के टारगेट के साथ आज खरीदारी का मौका हमारे सेलेक्टर्स IFCI में मानकर चल रहे हैं। नीरज बताइए आप किसे उतारेंगे फ्री हिट? ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट स्टॉक है ऑक्टो सर्किट, और कल इसमें 22% तक की तेजी थी, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 18% की गिरावट तो इसमें बनती है। और जिस तरीके से स्टॉक में लगातार उठापटक है और सिर्फ ये विदाउट एनी फंडामेंटल बहुत ही वीक स्टॉक है ये, और यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती रहती है। सेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें आपको शॉर्ट करना चाहिए। 20 रुपये के टारगेट डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। 23.50 के आसपास स्टॉप लॉस भी रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरीके से है उसमें गिरावट पूरी तरह से बनती है और किसी भी हालत में आपको इसकी पोजीशन छोड़ देनी है शॉर्ट करने के बाद। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आप बने रहने का कोई वजह नहीं दिखती है। यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो बताएंगे पिंच हिटर्स में कौन है खिलाड़ी, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर कौन होगा। Out, service for Harbhajan. 6-6 wide. 1. Brilliant. बल्लेबाजी का सिलसिला बरकरार रखेंगे हम पिंच हिटर सेगमेंट में भी, और आइडिया सेल्यूलर होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। न सिर्फ हमारे सिलेक्टर्स की बल्कि मॉर्गन स्टैनली नाम की दिग्गज FI भी आज यहां पर बुलिश है। रिपोर्ट आई कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद, और उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग इस पर बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है और लक्ष्य बढ़ाकर 210 रुपए का रखा है। न सिर्फ आइडिया पर बल्कि मॉर्गन ने भारतीय एयरटेल पर भी लक्ष्य बढ़ाकर 420 रुपए का किया। तो हम आइडिया को पसंद कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर उछाल आने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। 160 रुपए ये है लक्ष्य ऊपर की तरफ का, जहां पर आप करें खरीदारी। 150 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहां पर तेजी करनी चाहिए। और ज्यादातर FIs अब टेलीकॉम स्टॉक्स को और स्पेस को कंज्यूमर स्पेस की तरह देख रहे हैं, न कि टेलीकॉम की तरह, और उन्हें लग रहा है कि रेगुलेटरी दिक्कतें अब धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है और टेलीकॉम में ग्रोथ फिर से आती हुई नजर आएगी। यही वजह कि शायद ये ज्यादातर टेलीकॉम स्टॉक्स आपको 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइडिया ऐसे में हमें लगता है कि इन रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा करेक्शन भी दे चुका है 20 रुपए का, यहाँ पर खरीदने में रिस्क कम है। JSW एनर्जी ये होगा अगला प्लेयर, हाई बीटा स्टॉक और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद इस काउंटर पर भी, उस लिहाज से हम खरीदारी का मौका देख रहे हैं। हमें लगता है यहाँ से तेजी हो सकती है। 40 रुपए तक की खरीदें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 37 रुपए के आसपास, और फिर आप करें तेजी। आखिरी प्लेयर के तौर पर होगा BPCL, जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की आती हुई दिख रही है। और BPCL में लगातार तीसरे दिन जो क्रूड के दाम कम हुए हैं उसका फायदा तो मिलेगा ही। हालांकि रुपया भी एक चिंता की बात है, उम्मीद करें रुपए में भी किसी तरह की रिकवरी आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही डॉश बैंक की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट अच्छी दिख रही है, काफी कुछ अच्छा लिखा है। उनका ये कहना था कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं और हमेशा रुपया इसी तरह से गिरता रहेगा, ऐसा भी नहीं है, और क्रूड के दाम भी कम होने की वो उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, अपग्रेड करके रेटिंग खरीदारी की पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब खरीदारी की रेटिंग की, लक्ष्य 360 रुपए का रखा है, यानी कि यहाँ से लगभग 100 रुपए ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं, हालांकि बस दिक्कत यहाँ पर भी यही कि 4% के आसपास की तेजी BPCL में कल हो चुकी है, तो एक स्टॉप लॉस 270 का जरूर लगा लें। बताइए नीरज, आप टीम का अंत किन 3 प्लेयर्स के साथ करेंगे? 2 गेंदबाज होंगे और एक बल्लेबाज होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में शॉर्ट की सलाह सेक्टर देख रहे हैं, तमाम सारे कमज़ोर संकेत दिख रहे हैं, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक बिकवाली बनती है। 850 का लक्ष्य लेके यहाँ पे चल सकते हैं। कई सारी नेगेटिव खबरें भी हैं, उसके अलावा टेक्निकली भी अब ये ओवर बॉट जोन में जाता हुआ दिख रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने उस प्राइस को जो ये गया था। तो 850 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। NHPC आज फैसला हो सकता है इसके विनिवेश का, और सेक्टर्स को लगता है कि प्राइस जो है दबाव में रहेगा इस खबर की वजह से, और यही वजह थी कल रिकवरी के बावजूद मिड कैप में ये स्टॉक कमजोरी था। यहाँ पे 14 रुपए के लक्ष्य के साथ NHPC में शॉर्ट करके चलिए। और अंत में मारुति बल्लेबाजी करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं। जिस तरीके से परसों टैक्स वाली खबरें थी जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, दूसरा कल एक था कि FIA की जो रेस्ट्रिक्टेड लिमिट थी उसको भी RBI ने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा इंटरेस्ट बनता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटली कोई बदलाव नहीं, मैं आपको फिर से अलर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल कॉल है यहाँ पे। दिन भर के लिए आप देख सकते हैं, अगर उसको ऊपर मूवमेंट आता है
तो ऐसा लगता है सेक्टर 1355 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच आप कर सकते हैं, बट पूरे ही 10 स्टॉक की पोजीशन जीरो करके ही आप घर जाएं और एंजॉय करें 3 दिन का लंबा वीकेंड। क्यों अनिल जी? बिल्कुल एकदम सही कहा कि जीरो करके घर जाएं, लेकिन जीरो बैंक बैलेंस ना हो, बस यही उम्मीद करें, क्योंकि मार्केट जिस तरह से वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कैप्टन चॉइस के तौर पर हम ओपनर के साथ जाएंगे रैन बैक्सी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के कमजोर नंबर्स पेश किए, और कम से कम 5 FIs के नोट्स में अब तक पढ़ चुका हूँ नीरज, और सबने टारगेट कट किए हैं और सबने इसे डिग्रेड किया है। तो जाहिर सी बात है कि रैन बैक्सी इतना गिरने के बाद अब भी आज और गिरेगा इन कमजोर नतीजों के दम पर। और अच्छी बात है कि कल ये बढ़ गया था, तो आपके लिए तो गिरने के लिए कुशन भी काफी बेहतरीन है। तो 4-5% के रिटर्न तो आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। आप बताइए मेरी टीम में क्या पसंद है? अनफॉर्चुनेटली आप जो गेंदबाजी करना चाहते हैं उसके मौके बहुत कम है। ठीक है, टाटा मोटर्स के साथ जाएंगे। और रिजल्ट वाले शेयरों में अगर आप देखिए कल काफ़ी बेहतर, और JLR की तरफ से जो नंबर मार्जिन क्लियर रेशो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो इसलिए सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है टाटा मोटर्स DVR संभव कि टाटा मोटर्स हमारे किसी दूसरे कैप्टन की टीम में होगा, इसलिए आपने DVR लिया है। तो DVR में भी आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलेंगे, और 129 का जो लक्ष्य अनिल जी के सेक्टर्स दे रहे हैं वो बिल्कुल क्वाइट अचीवेबल लग रहा है। तो पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच कर रहा है आपका इंतजार, जो खेलेंगे आशीष और संदीप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020,